हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार। आप देख रहे हो बार्ट्स स्टडी। यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या है, उसकी प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 सवाल पूरा हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 सवाल को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सवाल क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सवाल आपका दिया गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मस 306 657 बराबर 9 दिया है, लस 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दो संख्या दिया गया है 306 657 और इसका मस दिया गया है 9 और आपको ज्ञात करना है कि 306 और 657 का लस क्या होगा। ठीक है, तो हम इस सवाल को हल करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल, फिर लिखेंगे हल, फिर दिया है क्या दिया है प्यारे बच्चों कि मस 306 657 बराबर 9। ठीक है, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई, लस गुणे में मस बराबर में 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। ये आपका प्यारा सा सूत्र होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। लस गुणे मस बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए हमको मस दिया गया है और दोनों संख्याएं दिया गया है और हमको लस ज्ञात करना है। तो हम इनमें जो दिया गया है उसका मान लिखते हैं। देखिए लस मस हमारा 6 दिया गया है और संख्याएं हमारा दिया गया है 306 और गुणे में 657। देखिए अब लस हमारा एक साइड हो जाए क्योंकि लस हम निकालने वाले हैं। देखिए 306 गुणे में 657, ये हमारा 6 उधर जाएगा, यहाँ पर 9 दिया गया है, ये हमारा 9 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं तो 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 त्रिके 27 होता है। फिर 30 में से 27 घटाएंगे तो 3 और 3 के बगल में हम 6 रखेंगे तो हो जाएगा 36। तो 9 चौके 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 34 गुणे में 657। अब 657 में हम गुणा कर देते हैं भैया, किसका, 34 का। तो 7 चौके 28 की 8 हासिल लगा 2 और 4 पचे 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 4 छंग 24 और 25 26। ठीक है, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 पचे 15 2 17 हासिल लगा 1, 3 छक 18 1 19 हासिल 8 2 1 3 7 6 13 और 9 2 11 12 फिर यहाँ 12। तो प्यारे बच्चों यह सिंपल से आप लोग गुणा कर लिए और आ गया 22,338। ठीक, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लस 306 657 बराबर 22,338। आप लोग इसको नोट करते चलिए। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके बुक में दिया गया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या किसी
प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए एक संख्या n दिया गया है, n है, और यह n क्या है भाई, एक n है, और n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यह 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। इनमें से n का कुछ भी मान हो सकता है। तो कह रहा है ये जो हमारा 6 के पावर n है, ठीक है, 6 के पावर n है, इसमें हम n का मान पुट करते हैं। जैसे 6 के पावर में हम n का एक मान पहले पुट करते हैं तो आ जाएगा 6। फिर 6 के पावर अगर हम 2 मान रखते हैं n के जगह तो हो जाएगा 6 गुणे में 6 बराबर 36। फिर 6 के पावर में 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे में 6 गुणे में 6 बराबर 216। देखिए यह यही पूछना चाह रहा है कि हम इसमें से कुछ भी मान रखें, क्या कोई ऐसी संख्या हो सकता है जो हमारा ये लास्ट वाला अंक है 0 हो सकता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो भाई ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो सब संख्याओं को रखना पड़ेगा, पता नहीं कितनी संख्याएं हैं। तो हम इसको एक आसान तरीके से हल करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। ये बात मैंने बताया आपको, इसको अब तो मैंने इसको लिख दिया। अब आपको बताना भी पड़ेगा कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 ले लें। ठीक है, अब 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5। इसी प्रकार दूसरी 20 ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 गुणे में 2 गुणे में 5। इसी प्रकार 30 ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे में 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि हर अभाज्य जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, देखिए यहाँ 0 पर समाप्त हो रही है, इसके लास्ट वाले में 0 है, इसमें भी लास्ट 0 है, इसमें भी लास्ट 0 है। तो आप पाओगे कि जिस संख्या के लास्ट में 0 है ना, उसमें 2 गुणे 5 आएगा ही आएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए, अब हम इनका 6 की पावर में n, इनका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे में 3, 6 का अभाज्य गुणन 2 गुणे 3 में, और इसको पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यह क्या पाया कि यह 2 गुणे 5 के रूप में है नहीं, तो मतलब 6 के पावर n, चूँकि इसलिए 6 के पावर n में, ठीक है, इस चूँकि फिर इसलिए 6 के पावर n में n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आ गई। अब इसको सवाल आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं।
6 नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, हर एक सवाल को एकदम सिंपल से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 6 नंबर सबसे पहले हल लिख देंगे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर सवाल क्या है, स्क्रीन पे देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ भाज्य संख्याएं दिया है और आपको रीजन पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहला हम देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं, हल 6वां नंबर। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है। जो दिया है पहले उसको ले लेते हैं और उसी के हेल्प से सवाल को हल करते हैं। देखिए दिया है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13, इसको हल करते हैं। आगे इसकी कहानी बढ़ाते हैं भाई। देखिए 7 में हम 11 का गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, फिर 77 में हम 13 का गुणा करते हैं तो 13 × 7 = 91 होता है। 91 की 1 हासिल लगा 9, फिर 13 में 77 का गुणा करेंगे तो 13 × 7 = 91 और 91 में हम जब 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, मतलब 100, ठीक। और प्लस लास्ट में 13 इसको लिख देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, ठीक, फिर 1 रहेगा, फिर 0, फिर 1। अब 1014 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 1014 का अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले यहाँ 2 से जाएगा तो हो जाएगा 2 × 5 कर लेते हैं इधर। 1014 का अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, 2 × 5 = 10, ठीक है। 2 × 5 = 10, 0 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा यहाँ तो 3 × 1 = 3, फिर 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 9 = 27, फिर 13 से डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 × 3 × 13 × 13। चूँकि अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, चूँकि यह संख्या 1014 चूँकि यह संख्या 1014 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चूँकि यह संख्या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, हाँ, का गुणनफल है, अतः यह एक संयुक्त संख्या है। अतः यह एक संयुक्त संख्या है। प्यारे बाबू, संयुक्त संख्या और भाज्य संख्या दोनों सेम है। संयुक्त संख्या और भाज्य संख्या दोनों सेम है, दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है। देखिए अब आप सभी जानते हो कि जो हमारा अभाज्य संख्या होता है उसके केवल 2 अभाज्य गुणनखंड होता है, खुद व संख्या और 1, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने पाया कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 13, 13 है, मतलब 4 संख्या का इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो मतलब यह एक संयुक्त संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है प्यारे बाबू, 7, हाँ, दूसरा सवाल है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में कितना है, 5, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते हैं तो देखिएगा
पहले हम इस 5 का 2 में गुणा कर देते हैं तो 10 आ जाता है। फिर 4 3 12 और 12 छंग 72। देखिए 4 3 12, फिर 12 छंग 72, फिर 72 में हम 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी के 14। ठीक है, और 7 दूनी के 14 हासिल आएगा 1, और फिर 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा। और इस 10 को हम गुणा कर देंगे, इस 10 को इसमें गुणा कर देंगे तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 5। ठीक है प्यारे बाबू, तो ये हो जाएगा 50 और 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, 50 45 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 50 और 45 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 1009 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यह संख्या 5 और 1000 1009 का गुणनफल है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड स्वयं यह संख्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा 5 और 1009 भी है, तो मतलब यह एक भाज्य संख्या है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 6 नंबर सवाल को हल कर चुका है। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल क्या है प्यारे बाबू, 7वां नंबर सवाल आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा है, उसको एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहा है, पढ़िए 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए प्यारे बाबू, एक हमारा मैदान है, वो भी कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, इस मैदान के चारों ओर रास्ता बना हुआ है। ये हमारा रास्ता है। ठीक है, आप लोग इसके माध्यम समझिएगा। ये हमारा मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार रास्ता बना हुआ है। तो क्या कर रहा है, एक सोनिया नाम की लड़की है, ये मान लीजिए सोनिया नाम की लड़की है। ये एक चक्कर ये यहाँ से घूमना शुरू करती है और एक चक्कर मारने में 18 मिनट लगाती है। ठीक है, फिर यहीं पर दूसरा एक रवि नाम का लड़का है जो कि एक चक्कर मारने में 12 मिनट लगा रहा है। अब कह रहा है कि दोनों को एक ही समय और एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ाते हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर एक ही समय से एक ही स्थान से दौड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर मिले हैं, फिर कितने समय बाद ये दोनों फिर यहीं पर मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपका है। तो हम 12 और 18 का अगर लसा निकाल लेंगे तो हमको वह समय मालूम हो जाएगा, क्योंकि 12 और 18 का लसा क्या होगा, वहाँ सबसे न्यूनतम गुणक होगा 12 और 18 का। ठीक है, लसा। ठीक है, तो हम 12 18 का लसा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे बाबू, तो हो जाएगा 2 गुणे में 3, और फिर 18 का करेंगे तो 2 गुणे में 6 18 होता है, 9 दूनी 18 गुणे में 3। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बाबू
हम इसको अब ल से निकालने से पहले सबसे पहले उन संख्या को टारगेट कर लेंगे जो दोनों में हमको उभयनिष्ठ मिल रहा है। मतलब जो संख्या हमको दोनों में एक जैसा दिख रहा है पहले उसको टारगेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और हमको कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में दिख रही है। ठीक है, तो हम इसका 12 और 18 का लस निकालते हैं। तो लस 12 18, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, जो संख्या दोनों में दिख रहा है सबसे पहले उसी को लिख लो भैया, जो संख्या दोनों में है उसको लिख लो। तो 2 गुणे में 3, हाँ, अब जो बचा है उसको लिख लो। तो फिर 2 गुणे में यहाँ 2 बचा है, इसको लिख लेते हैं, और फिर यहाँ 3 बचा है, इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 दूनी के 4 9 के 36 मिनट। इसको बाबू मिनट में लिखेंगे, हर मिनट, समय को हम मिनट में, समय का यूनिट मिनट होता है। ठीक है, जैसे आप जाएंगे दुकान पे तो आटा खरीदेंगे तो आपको किलो में देगा, और तेल खरीदेंगे तो लीटर में देगा। इसी प्रकार हमारा समय होता है, समय को हम किस में मापते हैं, मिनट में मापते हैं। तो 36 मिनट, तो लिखेंगे रवि और सोनिया 36 मिनट बाद। ठीक है प्यारे बाबू, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, क्या बोला मैंने, 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, ये आपका 7वां नंबर सवाल हल हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।